ऑलराइट एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन लुक्ड समथिंग लाइक दिस, कि सबसे ऊपर कौन है? क्राउन। क्राउन एक नॉमिनल हेड हो गया, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ही आप लगा लीजिए। उनके नीचे है एक ऑफिस जिसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ पे था? इंग्लैंड में ही एक है कोई बहुत बड़ा इंसान और उसके साथ में 14 लोग और हैं। दिस टीम ऑफ 15 पीपल दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। एनुअल रिपोर्ट देते हैं उनको कि जी इंडिया ऐसा चल रहा है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो इंडिया के ही काम देखता है, इंडिया के ही सारे फंक्शनिंग को ओवरलुक करते हैं। इनके नीचे आता है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन थे? वन ऑफ द गवर्नर्स हु हैपन्स टू बी द गवर्नर ऑफ बंगाल। तो जो बंगाल के गवर्नर हैं वो इंडिया को इंडिया में चला रहे हैं और फिर वो रिपोर्ट कर रहे हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और सेक्रेटरी रिपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ब्रिटिश पार्लियामेंट से खबर जाती है क्राउन के पास में। गवर्नर जनरल के नीचे भी बहुत सारे गवर्नर्स हैं, जैसे कि गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, या कोई भी और ऐसा एरिया जिसको ब्रिटिश डायरेक्टली रूल करते हैं। ठीक, तो इस तरह से इतना बड़ा हिंदुस्तान एक बड़े सिस्टमेटिक ब्यूरोक्रेटिक तरीके से ब्रिटेन ने कब्जा लिया और वो इस तरह से उसको चलाने लग गए। लेकिन अब एक चीज़ हुई, 1857 के रिवोल्ट के बाद इंग्लैंड ने ये तो कर दिया कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट कंट्रोल अपने पास ले लिया इंडिया का। लेकिन देन दे रियलाइज कि यार इतनी ज़्यादा ग्राउंड पे रिजेंटमेंट थे, इतनी लोगों की मोबिलाइजेशन हुई है, फाइट हुई है, वी ऑलमोस्ट लॉस्ट इंडिया। तो हमें पता ही नहीं चला, या वी कुड नॉट टेक प्रॉपर प्रोएक्टिव एक्शन अगेंस्ट इट। तो इन्होंने रियलाइज़ किया कि यार यू नो व्हाट, हम जब बैठते हैं ना, जो हमारा गवर्नर जनरल बैठता है ऊपर इंडिया को चला रहा है, उसको ना अपने साथ में कुछ इंडियन लोगों को भी बिठाना चाहिए। उनसे क्या होएगा कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं वो हमें पता चलती रहेंगी। सो व्हाट हैपेंड, देन केम द इंडियन काउंसिल्स एक्ट। तो इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के 3 साल बाद एक नया एक्ट आया जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। तो इसका ना सबसे जो वन ऑफ द एसेंशियल इंपॉर्टेंट फीचर्स इसका यही है कि इट इंट्रोड्यूस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। व्हेन वी से नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज भी गवर्नर जनरल ही इंडिया को चला रहे हैं। आज भी उनके खास ब्रिटिश लोग जो उनके साथ में हैं, उनकी जो काउंसिल बनी हुई है वही चला रही है इंडिया को। लेकिन उस काउंसिल के साथ में आपने 4 लोग और बिठाने शुरू कर दिए, मतलब 3 लोग इस केस में, पर मतलब मैं एज अ फिगर ऑफ स्पीच बोल रहा हूँ कि मान लो आपने 4 हिंदुस्तानियों को भी साथ में बिठा लिया और बोल दिया कि ये हैं हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो इससे क्या होगा कि हम नीचे वालों को भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ जी, ऊपर जो हमें चला रहे हैं उनमें इंडियन चेहरे भी दिखते हैं, और हमें भी पता होगा ग्राउंड नीचे हो क्या रहा है। तो इस तरह से काइंड ऑफ एक जिसको बोलते हैं ना कि बड़ा यूटिलिटेरियन सी मूव ये ब्रिटिश ने एग्जीक्यूट की। बट नन द लेस वी कैन से कि यार इट इंट्रोड्यूस्ड अ ग्रेन ऑफ पॉपुलर एलिमेंट, एटलीस्ट लोगों के किसी ऊपर बंदों को तो बिठाया, ठीक है, इस तरह से। बट इसमें भी ना एक चीज़ ख्याल रखने वाली है कि इंडियंस को बिठा दिया 3 बंदों को, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जी पावर उन्होंने इंडियंस को देनी शुरू कर दी। इसका तो कोई दूर दूर तक हिंट भी नहीं है। सारी इफेक्टिव पावर इट वॉज रिजर्व्ड विद द गवर्नर जनरल। इनफैक्ट सो मच सो कि जैसे हम अभी देखते हैं ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ें, आप तभी मैं आपको ये टॉपिक से शुरू कराया ताकि आप कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत चीज़ें समझ पाओ कि अच्छा ये तो ब्रिटिश टाइम से ट्रेस हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने को कोई भी बहुत सारे ऐसे मैटर्स थे कि अगर उनके ऊपर बिल लेके आना है तो प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल वाज मैंडेटरी। आजकल भी ऐसा होता है, अभी हम पॉलिटी में देखेंगे कि बहुत सारे बिल्स हैं वो पहले प्रेसिडेंट की प्रीवियस उससे ही आते हैं, असेंट से ही आते हैं प्रेसिडेंट के। तो वो यहीं से आ रहा है वो वाला लॉजिक ना, कि गिविंग प्रायर सैंक्शंस टू बिल्स वाज द पावर ऑफ गवर्नर जनरल। सबसे पहला ये। दूसरा, आपने सुना होगा हमारी कंट्री में हम देखते हैं प्रेसिडेंट के पास ये वीटो है वो वीटो है, ये भी इधर से ही आया है। ठीक, तो गवर्नर जनरल के पास में वीटोइंग पावर भी थी। अगर कोई भी बिल मान लो पास हो गया या कोई बिल रिजर्व किया गया, कहाँ के लिए? फॉर द असेंट ऑफ क्राउन। जैसे आज की डेट में ऐसा होता है ना कि हम प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए कोई बिल को रिजर्व कर लेते हैं,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इस तरह से जब इंडिया में ब्रिटिश रूल करते थे तो कोई कोई बिल को रिजर्व कर लेते थे क्राउन की असेंट के लिए, तो उन बिल्स को भी वीटो करना, ठीक है, वो पावर थी गवर्नर जनरल की। तो काफ़ी अच्छी पावर थी गवर्नर जनरल के पास। इसी तरह से स्टेट्स में भी ऐसा ही कर दिया। जो मान लो बॉम्बे लगा लो, मद्रास लगा लो, वहाँ पे भी ऐसा हुआ, सिमिलर प्रोविजंस वर मेड कि हाँ ठीक है, आप ना कुछ लोकल लोगों को बिठा लिया करो अपने साथ में, दो तीन को, लेकिन मेन पावर किसके पास में रहेगी? उस स्टेट के गवर्नर के पास में। और एक चीज बस आप याद रखना कि इवन इन दी प्रोविंसेस ऑन मैनी मैटर्स प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल वॉज रिक्वायर्ड। तो अगर मान लो बॉम्बे में भी कोई ऐसा मैटर हो सकता है कि बिल कहाँ आना है, बॉम्बे के में आना है वो बिल, लेकिन और बॉम्बे के गवर्नर ने वो बिल लेके आना है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस बिल को लाने के लिए उसको गवर्नर जनरल, दैट इज गवर्नर ऑफ बंगाल की प्रीवियस असेंट की जरूरत पड़े। ठीक, इसमें एक और फैक्टर जो अपने को याद रखना है वो ये है कि चाहे इन्होंने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऐड कर दिए थे, पर दैट डजंट मीन कि इससे ना सिस्टम हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो गया या डेलिब्रेटिव हो गया। मतलब क्या है मेरा, होता क्या, जैसे आज की डेट का आप इंडियन पार्लियामेंट देखो, तो अगर मैं इंडियन पार्लियामेंट देखूं या बीजेपी को ही देखूं पार्लियामेंट में, तो बीजेपी के 300 मान लो लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में, 300 प्लस एमपीज बीजेपी के बैठे हैं लोकसभा में, और बीजेपी के मान लो कुछ 70-80 मिनिस्टर्स भी बैठे हैं। तो प्रधानमंत्री और जो वो 70-80 मिनिस्टर्स हो गए, वो क्या हो गए? बीजेपी की आज की डेट में अगर हम बोलें एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो एग्जीक्यूटिव्स हैं ना, सारे मिनिस्टर्स हैं। और वो जो 300 लोग बैठे हैं वो कौन हो गए? बीजेपी की लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसी तरह से गवर्नर जनरल भी ऐसे ही काम करते थे कि उनकी एक बॉडी थी, उसमें काफ़ी लोग होते थे जो लॉज बनाते थे, और उसमें से भी कुछ खास लोग थे, वो हो गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, और वो एग्जीक्यूशन को देखते थे, और ऑफ कोर्स लेजिस्लेशन में तो वो थे ही। तो वही बॉडी कभी लेजिस्लेशन के लिए बैठती थी, कभी एग्जीक्यूशन के लिए बैठती थी। तो अब आपने ये याद रखना है कि जो नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स जो बिठाए थे, ठीक है, जैसे राजा ऑफ बनारस, सर दिनकर राव, ये आपको भरत सर कराएंगे हिस्ट्री में किस किस को बनाया था नॉन ऑफिशियल मेंबर। तो जो इंडिया के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बिठाए थे कहाँ पे? गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव में बिठाएंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है, एग्जीक्यूटिव में तो अभी कहाँ ही बिठा देंगे। तो लेजिस्लेटिव में बिठाए थे, वो भी ऐसा नहीं था कि इंडिया के लोगों ने ना वोटिंग की और बोल दिया कि ये लो जी, ये 3 बंदे हमारे भी ऊपर बिठाओ। ये चीज होगी आगे जाके मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स के बाद। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बस नॉमिनेट करके बिठा दिए कि यार गवर्नर जनरल को लग रहा है हाँ ये 3 बंदे लो तुम्हारे इंडियंस, मैंने अपने साथ बिठा लिए और बताओ। तो ऑल्दो वो 3 हैं इंडियन, पर वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, और ना ही वो बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन कर रहे हैं किसी बिल के ऊपर, क्योंकि उनके पास में पावर ही नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन जनरल एंड द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन पर्टिकुलर could not even criticize the acts of the administration or conduct of the authorities। ठीक, तो बस इसमें जो आपको इंडियन काउंसिल्स एक्ट में मेन चीज याद रखनी है वो ये रखनी है कि गवर्नर जनरल के पास मैक्सिमम पावर उसके पास में रही थी, लेकिन हाँ इंडियन काउंसिल्स एक्ट ने 1861 में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऐड किए थे। आई वुड रियली like if you comment in in the comment section the names of the 3 members who were introduced, उससे क्या होगा कि आपको हमेशा के लिए वो याद रहेगा। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट के बाद खैर हमारे पास में फिर नया एक्ट आया जो था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। अब इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 में 2 मेन इंप्रूवमेंट्स की गई। अगर आपको सवाल आएगा तो मैक्सिमम इन्हीं 2 इंप्रूवमेंट्स के ऊपर ही आएगा। वो क्या था? पुराने वाला जो हमारा एक्ट था उसमें इन्होंने क्या किया, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बिठाया। वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे कौन? जिसको गवर्नर जनरल ने अपॉइंट कर दिया कि यार ये 3 बंदे बिठा दिए। यहां पे अब इन्होंने हल्का सा क्या किया, उसको हल्का सा बड़ा ग्रेन जिसको लेवल पे हम बोले उसको डेमोक्रेटिक किया कि यार जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठेंगे, मतलब उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठेंगे जो पूरे हिंदुस्तान के लिए नियम बनाती है, वो जो सिर्फ और सिर्फ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनको कौन नॉमिनेट कर सकता है? अब बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और
जो पूरे इंडिया की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, जैसे कि मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो नॉमिनेट कर सकती हैं। पहले कौन नॉमिनेट कर रहा था? गवर्नर जनरल। अब ना बस यही देखोगे, 1858 में पूरा कंट्रोल सेंटर के पास में था। अब 1858 से लेके ऑल द वे टू 1947 हर सब्सिक्वेंट एक्ट में थोड़ी थोड़ी पावर वो अपने हाथ से अपनी मुट्ठी खोलते रहेंगे धीरे 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 धीरे, और इवेंचुअली 1947 में इंडिया आजाद हो जाएगा। तो पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, पहले गवर्नर जनरल बोलता था कि मैं पहले क्या बोलते थे कि भाई हम ही चलाएंगे। 1861 में क्या बोला कि चलो हम तुम्हारे नॉन ऑफिशियल 3 बंदों को बिठा लेते हैं, लेकिन वो बंदे कौन होंगे वो हम बताएंगे। अब क्या बोला कि चलो ठीक है, वो बंदे कौन है, ये बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स बता दे एक तो, और एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बता दे। ये वैसा ही है जैसा आज भी जो हमारी राज्यों की, प्रोविंसेस की जो एमएलएज हैं वो एमपीज को चुन के राज्यसभा में भेजते हैं, ये प्रीटी मच उसी पैटर्न पे हो गया, ठीक। और दूसरा क्या था कि जो प्रोविंसेस हैं उनमें भी ऐसा ही किया कि वहां पे भी नॉन जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं, पहले उनको गवर्नर डिसाइड कर रहा था, अब कौन डिसाइड करेगा? उन्होंने बोला कि जो तुम्हारे यहाँ पे लोकल बॉडीज हैं जैसे कि यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, हम इनको अथॉरिटी देते हैं कि दे कैन नॉमिनेट, और तुम्हारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ये हो जाएंगे। तो अगर इंडियन काउंसिल्स एक्ट में हमने 2 इंप्रूवमेंट्स देखनी है, तो पहली इंप्रूवमेंट क्या है, दैट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की सिलेक्शन जो है वो हल्की सी डेमोक्रेटिक होगी कंपेयर टू दी प्रीवियस एक्ट। कुछ ज्यादा नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि आम लोग वोट डालने जा रहे हैं, ठीक। दूसरी इंप्रूवमेंट क्या हुई, वो हुई पावर ऑफ डिस्कसिंग दी एनुअल स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बजट, ठीक। तो जो बजट आता था ना पहले, जैसे मैंने आपको पुराने एक्ट में बताया कि भाई यू कैन नॉट क्रिटिसाइज, यू कैन नॉट क्वेश्चन दी पॉलिसीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, बट नाउ यू कुड डिस्कस द बजट। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वगैरह पे अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बट अदरवाइज मोर और लेस यू कुड डिस्कस द बजट। ये 2 इंप्रूवमेंट्स हैं। तो उससे अब क्या हो गया, अब इसको समझो कि मान लो ब्रिटेन ने किसी विषय के ऊपर बहुत पैसे लगा दिए, स्पेंड कर दिए, इंडिया की जो ब्रिटेन की सरकार है उसने किसी इशू के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड कर दिए, और अब नॉन ऑफिशियल एक ऐसा बंदा है उनकी काउंसिल में बैठा हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक ऐसा बंदा बैठा है जिसको चुना भी बंगाल के चेंबर ऑफ कॉमर्स ने। अब वो तो बोलेगा ना कि भाई ये लोग तुम पैसे कहाँ खर्च कर रहे हो उलट सुलट, तो इसका मतलब सरकार की थोड़ी थोड़ी आंसरेबिलिटी के एवेन्यूज क्रिएट होने शुरू हो गए, ठीक। तो इसी वाले उसने ना, इस एक्ट ने अपना पर्पस जो है ना कि यार ये ब्रिटेन सरकार ने बोला था कि हम ये एक्ट जो लेके आ रहे हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इसका पर्पस क्या है, तो उसको अगर हम देखें तो उसका क्रक्स से निकलता था कि यार हम नॉन ऑफिशियल और नेटिव एलिमेंट्स इन इंडियन सोसाइटी, जो लोकल इंडियन सोसाइटी के एलिमेंट्स हैं, उनको भी हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करवाना शुरू करवा रहे हैं, ठीक है। सो दैट वाज इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इसके बाद में हमारा आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एंड द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जिसको हम ना नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, नहीं तो अननेसेसरी लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। थैंक यू।